अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पीड़ित मानवता को रोग से आजादी का मुहिम चलाने के लिए और देश के मूर्धन्य विद्वानों और अनुभवी योग चिकित्सकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके अनुभवों व विशेषज्ञता को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए बधाई एवं साधुवाद देता हूं। विशेषकर आचार्य विपिन पथिक और उनकी टीम के कर्मठ साथी मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर सोहनलाल यादव जी को, जो इस अलग को जगाने और चलाने के लिए कटिबद्ध हैं। साथ ही साथ पूरी टीम पूरी कर्मठता के साथ, हमें सबको तो नहीं जानता, सबको नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन पूरी टीम जो पूरी कर्मठता और प्रतिबद्धता के साथ इस काम को अंजाम दे रही है, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। ये एक पुनीत कार्य है, जन सेवा है, और जन सेवा से बड़ी पूजा, बड़ी श्रद्धा, बड़ी तपस्या और कोई नहीं होती है। तो इसलिए आप सबको मेरा साधुवाद। आज आप लोगों ने दमा या श्वास के उखड़ने जैसे विषय पर मुझसे अपना मत या अपने अनुभव को साझा करने का कार्य सौंपा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको विषय की सही और उपयोगी जानकारी मिले। साथियों, ये साधारणतया माना जाता है कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। यह कष्ट साध्य जरूर है, लेकिन असाध्य बिल्कुल भी नहीं। दमा श्वास का रोग है जिसमें फेफड़ों के विभिन्न भागों, एक से अधिक भागों में स्पाज्म या संकुचन आ जाने के कारण वायु का संचार अवरुद्ध होता है तथा श्वासहीनता की स्थिति होने लगती है, जिसे पूरा करने के लिए रोगी बलपूर्वक श्वास लेता है, श्वास उखड़ती है तथा वो विह्वल हो जाता है। अब इसके लक्षणों की अगर चर्चा करी जाए तो दमा के प्रमुख लक्षणों में श्वास का फूलना, मुंह सूखना, उठे हुए कंधे, लेटने में तकलीफ का बढ़ना, ड्राई स्किन, सूखा मल एवं कब्जियत, निस्तेज आंखें, चेहरे पर लाली, नाखून और हथेली पीले, त्वचा पर नीली आभा, पसीना, लेकिन पानी पीने में अनमनापन, ये सारे सिम्टम होते हैं। और इसमें एक प्रमुख सिम्टम है कफ या बलगम का बढ़ जाना। इन सिम्टम्स के बाद अगर देखा जाए तो दमा के बारे में चर्चा करने पहले इसके प्रकारों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। पैथोजेनेसिस के दृष्टिकोण से दमा कई प्रकार का हो सकता है। इसमें प्रमुख रूप से जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और कठिन है वो है ब्रांकियल अस्थमा, देन एलर्जिक अस्थमा, देन कार्डियक अस्थमा, देन किडनी ओरिएंटेड अस्थमा, देन साइकोसोमेटिक अस्थमा। ये अस्थमा के प्रमुख प्रकार हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार इनके सब टाइप्स भी हैं, तो मैं इन्हीं मोटी बातों पे बात करता हूं। अस्थमा किसी भी प्रकार का, अस्थमा में जो सिम्टम मैंने गिनाए, मोर ऑर लेस ये सिम्टम सभी में आते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको हम रियल अस्थमा कह सकते हैं, इसमें ब्रांकाई में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने के कारण श्वास अवरुद्ध होती है और व्यक्ति को श्वास लेने में परेशानी होती है। उस अवरुद्धता के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। बॉडी के बायोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स का अनुचित अनुपात में सिक्रीट होना, किसी स्थित और परिस्थितिजन लोकल हार्मोन की वजह से श्रिंकेज जाना, ये सारी दशाएं हो सकती हैं। इसके बाद एलर्जिक अस्थमा बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी वस्तु से एलर्जिक हो सकता है। प्रमुख रूप से अस्थमा को क्रिएट करने वाली एलर्जीज में आपको पॉलन ग्रेन एलर्जी, पुरानी किताबों से उड़ने वाली धूल की एलर्जी, माइट्स एलर्जी, पेट्स के फर से एलर्जी, धूल धक्कर से एलर्जी, फॉग से एलर्जी, धुएं से एलर्जी और अन्य कारण निकल सकते हैं। इस एलर्जेंट के, ये एलर्जी करने वाले पदार्थ के संपर्क में आने पर अनयूजुअल
सिचुएशन क्रिएट होती है, बॉडी उसके प्रति बहुत तीव्रता के साथ कार्य करती है और तमाम सारे बायोकेमिकल से क्रिएट करके आपके पूरे लंग के क्षेत्र में, लंग की सारी नलियों में कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करती है और सडन तीव्रता के साथ अस्थमा का अटैक पड़ता है। तो रूट काज इसमें एलर्जेंट है, तो इसमें एलर्जेंट से बचने का प्रयास करना, एलर्जेंट से बचने के साथ ही साथ जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, अगर अटैक हुआ है तो उसमें ब्रांकियो डायलेटेशन के लिए प्रयास करना, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद मित्रों अगला आता है किडनी ओरिएंटेड अस्थमा। अब ये कहेंगे किडनी से और अस्थमा का क्या रिश्ता हो सकता है, ये तो मैं बहका रहा हूं आपको, नहीं। आपकी बॉडी के इंटरनल बॉडी केमिस्ट्री को, आपकी बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को किडनी सदैव सम स्थिति में बना के रखती है। अगर आपके बॉडी में बायोकेमिकल्स के या रक्त में घुले हुए पदार्थ, लिम्फ में घुले हुए पदार्थ, सीएसएफ में घुले हुए पदार्थ इत्यादि वेन्स, इन समय अगर इनका संगठनिक परिवर्तन आ जाए, कंपोजिशनल चेंजेज आ जाए, तो ब्लड थिक हो जाता है और उस थिक ब्लड की वजह से अनेकानेक प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं और उन प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम अस्थमा भी है। आप कहेंगे इससे अस्थमा कैसे होगा, ये भी जान लीजिए। लंग से जो एयर अंदर की ओर जाती है वो तो हम एक्टिव खींचते हैं, लंग में एयर पहुंचाने के बाद हमारे एयर से ऑक्सीजन का इनटेक जो हमारे रक्त के साथ होता है वो पूर्णतया पैसिव होता है, वो बाहर के और अंदर के तरलों में दबाव के अगेंस्ट होता है। कंपोजिशनल चेंजेस होंगे, अगर कंसिस्टेंसी बदलेगी अगर रक्त की, तो वो जो एक्सचेंज होने का प्रेशर है वो घट बढ़ जाएगा और उसके घटने बढ़ने से सफोकेशन की स्थिति उत्पन्न होगी। इसको परासरण कह सकते हो, वो डिफ्यूजन प्रेशर वेरी करेगा और डिफ्यूजन प्रेशर के वेरी करने से श्वास की समस्या उत्पन्न होगी। तो इसमें किडनी का भी एक महत्वपूर्ण रोल है और इसकी वजह से भी अस्थमा जैसे सिम्टम आते हैं। इसके बाद एक प्रकार आता है कार्डियक अस्थमा। कार्डियक अस्थमा वास्तव में कोई अस्थमा नहीं है, किसी कारण से अगर कार्डियक इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको हम कार्डियोमेगैली के नाम से जानते हैं, कार्डियक इनलार्जमेंट हो जाने के कारण आपको एनाटॉमी पता है कि दोनों फेफड़ों के बीच में लेफ्ट, मध्य से लेफ्ट साइड के बीच में हार्ट सिचुएटेड है, इसीलिए दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। दाहिने फेफड़े का वजन लगभग 530 ग्राम और बाएं फेफड़े का वजन लगभग 430 ग्राम होता है। कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो अगर हार्ट का साइज बढ़ा, हार्ट इनलार्ज हुआ, तो बाएं फेफड़े के क्षेत्र को या कुछ दाहिने फेफड़े के क्षेत्र को कंप्रेस करेगा, दबाएगा और उसके दबाने की वजह से उनका जो एक्सपेंशन कैपेसिटी वो घटेगी और उसके घटने की वजह से श्वास अवरोध उत्पन्न होगा। कार्डियक अस्थमा के रोगियों में अस्थमा बैठे और आराम करते समय नहीं सफोकेशन फील होता है उनको, लेकिन जब वो कोई परिश्रम सर वो स्पीकर थोड़ा ऊपर ले लीजिए सर, आवाज थोड़ा कम आ रही है, घुमा लीजिए अच्छा, उसको। हाँ ठीक है ना, जी इतने पे सही है। हाँ ठीक सर। ओके, हमें लगा कि शायद ज्यादा आवाज फट रही होगी तो मैंने दूर कर दिया था उसको। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जब कार्डियक अस्थमा के सफरर कोई मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, परिश्रम करते हैं तो उनको सफोकेशन फील होता है और जब वो शांत होकर बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे उनका कंट्रोल हो जाता है। तो ये केवल प्योर फिजिकल प्रॉब्लम है, इसमें रूट काज हार्ट इनलार्जमेंट है, लंग नहीं। तो इसमें हार्ट इनलार्जमेंट को दूर करने का प्रयास करने पर परिणाम मिलता है। एक और अस्थमा जो ज्यादातर बहुओं को होता है, साइकोसोमैटिक अस्थमा। विपरीत परिस्थितियों में पहुंचने पर, अपने आप को वहां एडजस्ट ना कर पाने पर, वो अपनी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के तहत ये बहाना बनाती हैं या ये इस तरह से उनको लगता है कि इस तरह से हम इन परिस्थितियों से छुटकारा पा जाएंगे। तो सांस में दिक्कत है, सांस फूल रही है, और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ब्रेन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि जब भी एडवर्स सिचुएशन आती है वो उसको हैंडल, ये पुरुष के साथ भी हो सकता है, इसलिए महिलाएं हमसे नाराज ना हो, पुरुष के साथ भी हो सकता है। ईगो डिफेंस का जो भी सहारा लेता है, ईगो डिफेंस मतलब अपनी अस्मिता को बचाने के लिए किया गया आडंबर वाला प्रयास, अपनी इंटिटी को बचाने के लिए किया गया आडंबर वाला प्रयास। तो उसमें
धीरे धीरे वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, और जब भी उस तरह की आपकी पीड़ादायक सिचुएशन होती है तो उसका अटैक हो जाता है। तो इस अस्थमा का उपचार ट्रीटमेंट से ना होकर के काउंसलिंग से होगा, परिस्थितियों को हैंडल करने की, सिचुएशन को समझने से होगा, एक्सपोजर से होगा। तो ये अस्थमा के तमाम सारे टाइप्स हो गए। अब ध्यान देने की बात है कि इन सारे प्रकारों में हमें क्या करना चाहिए बतौर योग चिकित्सक, हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से मानवता की सेवा कर सकते हैं। यहाँ मैं बात सिर्फ और सिर्फ योग चिकित्सा की करूंगा, कुछ हर्बल जो व्यवहारिक है उनकी बात करूंगा। अब इन सारे प्रकारों में कारण के अनुसार योगोपचार करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। हम जानते हैं अस्थमा में सफोकेशन के साथ साथ बलगम भी ज्यादा बढ़ता है, जो श्वास मार्ग के को और अवरुद्ध कर देता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक नया खुलासा जानिए। हम लोग कहते हैं कि श्वास नली और श्वास मार्ग में बलगम बनता है और निकलता है, लेकिन बलगम बनने का स्थान आपका स्टोमक है। तो जब स्टोमक वॉश करेंगे, कुंजल क्रिया करेंगे, तो बना हुआ बलगम निकलेगा और फर्दर बनना भी बंद होगा। तो श्वास के रोगी को अगर बलगम बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से बढ़ा ही रहता है, तो उसमें कुंजल क्रिया अवश्य कराइए, लेकिन बल अबल का ध्यान रखते हुए, उसकी सामर्थ्य को ध्यान रखते हुए हमें उससे एफर्ट करवाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोग मर्म विज्ञान में, एक उपरिसर विज्ञान में पढ़ते हैं कि लंग एंड लार्ज इंटेस्टीन के बीच में पति पत्नी का संबंध है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख से पीड़ित होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख से सुखी होते हैं, तो उसी तरह से अगर लंग को दिक्कत है तो लार्ज इंटेस्टीन भी पीड़ित होती है। और आपको मालूम है, मल को मल का शेप देने के लिए और मल को शरीर से निष्कासित करने के लिए यही अंग रिस्पॉन्सिबल है। तो मल सूखना और मल का कड़ा हो जाना और कॉन्स्टिपेशन होना, ये सामान्य लक्षण है आपके श्वास के रोगियों का। तो जहां हमें कफ को अवरुद्ध करना है, कफ को दूर करने का प्रयास करना है, इसके साथ ही साथ हमें रोगी की चिकित्सा में सबसे प्रमुखता देनी है, उसको कब्ज ना रहे, तो कब्ज को दूर करने का भी प्रयास करना है। तो कफ विकार को तो आप कुंजल क्रिया से ठीक कर लेंगे या बैलेंस कर लेंगे, उससे लाभ पहुंचा देंगे, लेकिन मल विकार को दूर करने के लिए आपके साथ षटकर्म की बस्ती क्रिया है। बस्ती क्रिया का प्रयोग करें, एनिमा का प्रयोग करें। और अगर एनिमा लगाना नहीं आता या एनिमा लगाने से परहेज है, रोगी कहता है कि नहीं साहब हम इसके लिए मेंटली रेडी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप उसके लिए योग की जो यूनिक टेक्निक्स हैं, गर्म पानी पी के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाइए, और देखेंगे धीरे धीरे उसके शरीर से कब्जियत सदा के लिए रिमूव हो जाएगी। कुछ दस्तावर औषधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक हरड़, सनाई की पत्ती बहुत अल्प मात्रा में, बड़ा मुनक्का, मुनक्का बड़ा तो होता ही है, मुनक्का, माइल्ड परगेटिव में अंजीर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से रोगी की स्थिति के अनुसार हम कुछ परगेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी कोष्ठबद्धता हैंडल कर लेते हैं। किसी भी योगिक क्रिया से करने से पूर्व इन दोनों क्रियाओं पर जरूर आपको इम्फेसाइज करना है। तो कफ कम हो गया, मल विकार, कोष्ठबद्धता शुद्ध हो गई, शुद्धि हो गई। अब तीसरा काम आता है योगासन करने से पूर्व, वो होता है कि योगासन करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा, और जैसे एफर्ट लगेगा वैसे सफोकेशन होगा। तो रोगी को ड्यूरिंग एक्सरसाइज यानी योगाभ्यास करते समय वो सुगमता से योगाभ्यास कर पाए, इसके लिए आपको उसको स्टीम इनहेल करवाना होगा। और स्टीम इनहेलेशन के साथ स्टीम में कुछ ऐसी वनस्पतियों का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें ब्रेंकियोडाइलेटेशन की पावर होने के साथ ही साथ उसमें इसेंशियल ऑयल भी हो, जो पैसेज भाप जा करके पैसेज को ड्राई कर देती है, डाइलेट करने के साथ साथ ड्राइनेस बढ़ा देती है। तो उस ड्राइनेस को काउंटर करने के लिए उनमें इसेंशियल ऑयल की आवश्यकता है। तो इन पदार्थों में आपको मैं 2-4 नाम बताता हूं, बाकी आप अपने हिसाब से और भी जोड़ सकते हैं। ये अजवाइन की लीफ का स्टीम दे सकते हैं, नींबू की पत्ती की लीफ का स्टीम दे सकते हैं, यूकलिप्टस की पत्ती का स्टीम दे सकते हैं, जरांकुश की पत्ती का
स्टीम दे सकते हैं और इस तरह से अन्य चीजों को भी। ये सारी चीजें ब्रोंकियोडायलेटर भी हैं और साथ ही साथ इनमें एसेंशियल ऑयल भी है जो ब्रोंकाइज को, जो स्पास्टिक ब्रोंकाई है उनको डायलेट करने के साथ ही साथ उनका लुब्रिकेशन भी कर देगी, जिससे श्वास मार्ग में जो शुष्कता आती है वो शुष्कता भी कम हो जाएगी। तो ये अब आपका पेस्ट तैयार है, जो अब इसको आप योगासन करवा सकते हैं। इतनी चीजों के बाद योगासनों के क्रम में अगर आप जाके देखिए तो योगासनों के क्रम में आपका क्या होना चाहिए। तो योगासनों को किसी भी स्थिति में कैसे भी करवा देना आवश्यक नहीं है, बल्कि आसनों को एक क्रम से करवाइए, जिससे रोगी धीरे धीरे सीजन्ड होता जाए, रोगी धीरे धीरे प्रिपेयर होता जाए, उसकी सामर्थ्य बढ़ती जाए और अपनी क्षमता से योगासनों का उपयोग कर पाए। तो इसमें जो मेरा तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। रोगी को सबसे पहले शोधन क्रिया के बाद यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जिसको आप वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज के नाम से जानते हैं, योग में उसको सरल संधि व्यायाम या यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट स्कूल्स में, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के स्कूल में हम क्रियाएं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं और दूसरे स्कूल्स में हम सरल संधि व्यायाम या जोड़ों के सरल व्यायाम से इन क्रियाओं को शुरू करते हैं। तो इसमें अगर हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का पैटर्न फॉलो करते हैं तो कुछ ऐसी क्रियाएं जो सिर क्षेत्र से संबंधित हैं उनका उपयोग पहले करना चाहिए, जैसे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया, मेधा शक्ति विकास क्रिया। इसमें सब में श्वास प्रश्वास का उपयोग होता है, डिफरेंट इस बॉडी एंगल पर, बॉडी के डिफरेंट पोस्चर पर, हेड को डिफरेंट एंगल पर रख करके, और इसका बड़ा बढ़िया रिजल्ट रहता है। तो सबसे पहले इन क्रियाओं का उपयोग जो इस रीजन तक आती हैं, इसमें कपोल शक्तिवर्धक, नेत्र शक्तिवर्धक और कर्ण शक्तिवर्धक क्रियाओं को छोड़कर बाकी 4-5 क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद उदर शक्ति विकासक में श्वास प्रश्वास है, उनमें 2-4 जो संभव हो उनका अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद ध्यान में ये रखना चाहिए कि शरीर के सभी जोड़ों को थोड़ा सा मूवमेंट देने वाली क्रियाएं हो जाएं। 56 क्रियाएं, 56 तो आप नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। कुछ क्रियाएं जिससे शरीर संचलित हो जाए, शरीर के जोड़ जोड़ एक्टिव हो जाए, मसल्स में इनएक्टिविटी खत्म हो जाए, वो करवाने के बाद फिर उसको हम योगासन पे ले जाएंगे। अब उसका शरीर वार्म अप हो चुका है, अब किसी भी आसन में उसको स्ट्रेन देने के लिए वो तैयार है। अब इसमें एक क्रम आपको रखना पड़ेगा। क्रम ये होगा, या तो सबसे पहले आप योगासन खड़े होके करवाने, फिर बैठकर, फिर पीठ के बल और अंत में पेट के बल, या इसके उल्टे क्रम में चलिए, पहले पेट के बल, फिर पीठ के बल, फिर बैठकर, फिर खड़े होकर। जितने भी आसनों का चुनाव किया है आपने, उन आसनों को इसी सीक्वेंस में करवाना श्रेयस्कर होगा। तो इन आसनों में जो हमें मिला है, इन सारे कैटेगरीज में प्रभाव देने वाले उन आसनों में सबसे पहले अगर हम पेट के बल से शुरू करते हैं तो भुजंग आसन, शलभासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सर्वांग आसन इत्यादि प्रमुखता से करवाए जाएंगे। बैठने की स्थिति में गोमुख आसन, कूर्मासन, मंडूक आसन, पश्चिमोत्तानासन और इन सब का एक काउंटर पोस्चर धनुरासन जैसा जरूर, हर एक स्थिति में काउंटर पोस्चर होते, तो काउंटर पोस्चर जरूर साथ में करवाइएगा। ये आसनों का क्रम हो सकता है और इन आसनों से ज्यादातर लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन आपके यहाँ पर मन में एक भ्रम आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि सारे आसन तो थोड़ा कठिन है, क्या रोगी इनको कर पाएगा? भाई, हम रोगी को जब आसन करवाते हैं तो रोगी के अनुसार आसनों की क्रिया विधि में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अगर आसनों को करने की स्थिति में थोड़ा मॉडिफाई कर लें, जितनी क्षमता तक वो कर सकता है उतना करवाने का प्रयास करेंगे तो करेगा, अभ्यास करते करते वो पूर्ण रूप से करेगा। दूसरा, एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि विपरीत करणी के आसन सर्वांगासन को हमने करवाया है, क्या अस्थमा का रोगी कर पाएगा? अब यहाँ पर आपके मन में एक चीज स्पष्ट करनी है, शरीर में बन चुके, जमा हो चुके कफ को निष्कासित करने के लिए हमें पॉस्चरल ड्रेनेज देना होता है। कफ कहां से निकलता? कफ ज्यादातर हमारे बलगम से या नॉस्ट्रिल से ही निकलता है। जब हम एंटी ग्रेविटी पोजीशन में बॉडी को ले जाएंगे तो लंग में, लंग की कोशिकाओं में, लंग की तमाम सारी केशिकाओं में जमा हुआ कफ विकार ड्यू टू ग्रेविटी ड्रेन आउट होगा, निकल करके बाहर आएगा और इस आसन के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि बलगम कितनी तेजी से और कितनी क्वांटिटी में निकलता है। तो ये बहुत इफेक्टिव है।
इसके पहले जितने भी आसन मैंने प्रमुखता से बताए, उन आसनों में सब में छाती और उदर पे दबाव पड़ रहा है। होल्डिंग कैपेसिटी रोगी की क्षमता अनुसार कम ज्यादा होगी। किसी के साथ कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगेगा। रोग की सीवियरिटी के अनुसार हम उसके समय को कम ज्यादा करेंगे। तो इन आसनों को जब छाती और पेट पे दबाव पड़ेगा, श्वास रोकेंगे, चेस्ट एक्सपेंशन होगा, फिर संकुचन होगा, तो कोई भी चीज सतह पर अगर चिपकी हो, उस सतह को प्रसारित और संकुचित कीजिए, तो चिपकी हुई चीज सतह से छूटती है। तो सतह से छूटने के बाद स्ट्रीम में आएगी, स्ट्रीम में आने के बाद खांसी मचेगी और वो बलगम बाहर निकल जाएगा। तो ये क्रियाएं जहां लंग कैपेसिटी को स्ट्रेच करने की, लंग के में जमा हुए स्पाज्म को, एकत्रित हुए स्पाज्म को दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं जमा हुए बलगम को निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जब लंग की कोशिकाएं पूरी तरह से फैलेंगी, उनकी सतह पर जो लेयर चढ़ गई है कफ की, वो लेयर हटेगी, तो वायु के एक्सचेंज होने के लिए सतह खाली होगी। और जब आप श्वास लेंगे तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पूर्णतया एक्सचेंज होगी और धीरे धीरे सफोकेशन का प्रकोप कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम इन आसनों का चयन करते हैं। उनका लॉजिकल बेसिस भी आपको बताई कि क्या लॉजिक है, किस लिए इन आसनों का चयन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्राणायाम का। प्राणायाम में आप सबको मालूम है कि दमा एक शीत प्रकोप है, शीत नेचर की बीमारी है। तो इसमें सदैव ऐसे प्राणायामों से बचना चाहिए जो शीत उत्पन्न करते हैं, लाइक शीतली, शीतकारी, इनसे बचना चाहिए। यहाँ पर रोगी की क्षमता के अनुसार नाड़ी शोधन तो हमें करवाना ही करवाना है, लेकिन नाड़ी शोधन के साथ अनुलोम विलोम, यानी अनुलोम विलोम, तो शुरू पहला मानिए नाड़ी शोधन, मानिए नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम एक सा लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। नाड़ी शोधन जब प्राणायाम की कैटेगरी में आएगा तो उसमें रिटेंशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अनुलोम विलोम में देयर इज नो रिटेंशन, ठीक है ना। तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम के साथ उसके शरीर में उष्णता उत्पन्न करने के लिए सूर्यभेदी, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी, इन प्राणायामों का उपयोग करेंगे। शीतली शीतकारी का उपयोग कदापि नहीं करें। अब आप कहेंगे भ्रामरी भी कहीं ना कहीं मन को शांत करने वाला है, शीतल करने वाला है, जरूर है। लेकिन भ्रामरी से जो गुंजन उत्पन्न होता है, गुंजन होने से जो आपके सिरह प्रदेश में जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इससे गर्दन के क्षेत्र में जमा हुआ बलगम झंकृत होता है, झंकृत होकर के अपनी चिपकी हुई दीवारों से छूटता है और बाहर निकलता है। साथ ही साथ ब्रेन के लोअर रूप पे जमा हुआ जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, कफ विकार है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, वो शेक होकर के डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व होकर स्ट्रीम में आते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और मस्तिष्क में जो दमा में बंधा बंधा खोपड़ी लगती है, वो खोपड़ी का बंधन मुक्त हो जाता है। व्यक्ति अपने आप को सूक्ष्म, हल्का महसूस करता है, सुखी महसूस करता है। इनके बाद नंबर आता है शवासन का, क्योंकि योगासन सुबह से शाम तक अनवरत करने के बाद में अगर बंदा थक गया तो योगासन नहीं, वो व्यायाम। योगासन करने के ड्यूरिंग, यानी बीच में, बाद में, जहां पर भी आपको आवश्यकता लगे, शरीर में इज्जासन हो रहा है, शरीर में थकान की अनुभूति हो रही है, वहां पर आपको शवासन का उपयोग अवश्य करना चाहिए। शवासन करने के बाद शरीर मन जब दोनों शांत हो जाए, तब आपको धारणा और ध्यान की प्रक्रियाओं में जाना चाहिए, जो आपके लिए बहुत उपयुक्त हैं। क्योंकि किसी भी संकट से लड़ने के लिए जितना आवश्यक उपादान है, उससे भी ज्यादा आवश्यक मानसिक सामर्थ्य है। और ध्यान से किसी भी संकट से लड़ने के लिए जो मानसिक उपादान है, जो मानसिक ताकत है, वो आपको प्राप्त होगी और किसी भी बीमारी को आप उखाड़ फेंकने में सक्षम हो जाएंगे। अब यहाँ पर ज्यादातर हमने जो टाइप्स डिस्कस किए थे, उन सारे टाइप्स के बारे में बात कर ली, लेकिन अभी दो चीजें अछूती हैं। कार्डियक अस्थमा में ये क्रियाएं काम करेंगी, लेकिन रूट काज इज हार्ट इनलार्जमेंट। तो हमें यहाँ पर हार्ट इनलार्जमेंट के लिए क्या करना होगा। और किडनी ओरिएंटेड अस्थमा में रूट काज इज ब्लड का कंपोजिशन खराब होना, तो उसमें क्या करना होगा। मित्रों, यहाँ पर इन दोनों परिस्थितियों के लिए हमको कहीं ना कहीं कुछ वनौषधियों का सहारा लेना पड़ेगा। निरापद वनौषधियां, सिंगल मेडिसिन का उपयोग करके आप इनसे निश्चित रूप से छुटकारा पा सकते हैं। कार्डियक अस्थमा के लिए
आपको सबसे पहले जो दिल बड़ा हो गया है उस बड़े दिल वाले को छोटा दिल वाला बनाना है, ठीक है ना। कार्डियोमेगाली क्या होगी, बंदे का दिल बड़ा हो जाए, लेकिन वो बड़े दिल वाले हैं, लेकिन वो बड़ा वाला दिल, ये बड़ा वाला दिल अंतर रखता है। तो यहाँ पर हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? हम दूर कब कर सकते हैं? जब हृदय से वेनस फ्लो बढ़े, हृदय की लेयर्स में जाकर के पानी जमा हो गया है, उसके टिश्यू फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो टिश्यू फ्लूइड की क्वांटिटी को घटाने के लिए आपको हार्ट का वेनस फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। वेनस फ्लो बढ़ाने के लिए तरीका क्या है? एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज जोड़नी पड़ेंगी। अगर हम यौगिक मीन्स से देख रहे हैं तो कुछ एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज जोड़नी पड़ेंगी, विपरीत करड़ी की एक्सरसाइजेज जोड़नी पड़ेंगी, जिसमें जितना संभव हो ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे समय रोगी विपरीत करड़ी की मुद्रा में आए और हृदय में जमा हुआ जो वाटर कंटेंट है वो ड्रेन आउट हो, अपनी जगह से मूव हो। दूसरा, कोई वाटर कंटेंट कब कलेक्ट होता है? जब उसमें कंपोजिशनल डिफरेंसेस आते हैं। तो रक्त और रक्त संचरण संस्थान में आए हुए कंपोजिशनल डिफरेंसेस को मैनेज करने के लिए प्रकृति की एक अनुपम देन है, जिसको हम अर्जुन के नाम से जानते हैं। अर्जुन की छाल लेकर के 1 स्क्वायर इंच छाल का टुकड़ा अदरक की तरह से कूचिए, अगर हरी आपको मिली है अदरक की तरह से खूब अच्छी तरह से कूचिए। देसी गाय का दूध 1 कप अरेंज कीजिए और उसमें 1 कप पानी मिलाइए और उस छाल को 1 कप दूध 1 कप पानी के साथ बॉयल कीजिए। बॉयल होते होते जब पानी जल जाए, केवल 1 कप दूध बचे, तो उसको छान करके बंदे को कम से कम 1 बार दिन में जरूर पिला दीजिए। अगर वो ऐसे पीने में कसैला होता है अर्जुन, तो इसको पीने में उसको असुविधा हो रही, तो उसमें गुड़ मिला सकते हैं। गुड़ के अलावा शक्कर भूल कर भी नहीं मिलाएंगे, गुड़ मिला करके आप इसको दीजिए। 40 दिन का प्रयोग कीजिए, आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। 40 दिन तक तो मैं गारंटी नहीं लेता, मैं नहीं करता। 40 दिन तक उपयोग करने के बाद 41वें दिन आप जाके अपने चेस्ट एक्सरे में हार्ट की साइज का अवलोकन कर सकते हैं और अपने सारे संकेतों में परिवर्तन को देख सकते हैं। तो एक बड़ी सिंपल सी वनौषधि, घरेलू औषधि आपके लिए इस कार्डियोमेगाली के लिए हो गई। और देखेंगे कार्डियोमेगाली ठीक होने के साथ साथ आपका कार्डियक अस्थमा भी अलविदा कह जाएगा। अब इसके बाद किडनी ओरिएंटेड अस्थमा है, तो किडनी के फंक्शन को इंपावर करना है। अगर जाड़े की स्थितियां हैं तो आपको बहुत ही सुलभ, जो हम लोग खाते भी हैं, वो है काला तिल। बंदे को प्रतिदिन कम से कम 1 मुट्ठी काला तिल का उपयोग करवाइए। काला तिल भून के रखिए और कहिए खूब चबा करके खाए, चबाने के बाद पानी ना पिए, बल चबाते चबाते जब बिल्कुल वो गल जाए, पानी जैसा हो जाए, तब उसको निकले, ठीक है ना। अगर वो कहता है कि साहब ऐसे स्वाद नहीं मिलता, तो छोटा सा गुड़ का एक टुकड़ा भी डाल दीजिए, जिससे हल्की सी मिठास, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा दे दीजिए कि इससे थोड़ी सी मिठास मिल जाए। अगर वो डायबिटिक है तो इससे परहेज कीजिए। उसकी जगह पर कोई चीज जैसे छुहारा का एक टुकड़ा दे दे, जिससे उसमें थोड़ा मिठास आ जाए, परिवर्तन आ जाए, थोड़ा रुचिकर हो जाए। इस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर गर्मियां हैं तो तिल भूल के ना खिलाइएगा। गर्मियों में आपको एक सर्वसुलभ उत्पन्न होने वाली घास है, जिसको पुनर्नवा बोलते हैं, गदा पुरैना बोलते हैं, पत्थर चट्टा बोलते हैं, सब लोग किसी ना किसी नाम से परिचित होंगे। पुनर्नवा का स्वरस, या अगर स्वरस या घास ढूंढने में आपको दिक्कत है तो उसका बना हुआ एक प्रोडक्ट मार्केट में होता है, पुनर्नवासो या पुनर्नवारिस्ट। आसो इज मोर इफेक्टिव देन रिस्ट। तो इनका उपयोग आप रेडीमेड मार्केट से लेकर के 3 चम्मच दवा आधे कप पानी में, लगभग 10 ml दवा आधे कप पानी में सुबह खाली पेट वंस इन ए डे इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे इसका उपयोग शुरू करने के बाद आपके पेशाब में स्मेल बढ़ जाएगी, पेशाब की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ब्लड धीरे धीरे क्लीन आउट होने लगेगा और 40 दिन के बाद ईश्वर चाहेगा तो आपको इस तकलीफ में आशातीत लाभ मिलेगी। किडनी फंक्शन भी एम्पावर हो जाएगा, सफोकेशन भी दूर हो जाएगा। तो आज आप लोगों से मेरे मन में इतनी चीजें शेयर करने के लिए थी, मैंने अपनी बात पूरी की। इसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न है, स्वागत है। अगर मैं कोई बात नहीं कह पाया हूं, छूट गई है, तो जरूर मुझे याद दिलाइए, मैं उसको भी कहने की कोशिश करूंगा। प्रमोद जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विपिन पथिक जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सत्येंद्र मिश्रा जी। हेलो गुरु जी, साथी प्रणाम। कुछ पूछ रहे? जी जी प्रणाम। हाँ सर, अगर अस्थमा में जिसको सूखी खांसी आती है, बलगम नहीं निकलता है, तो उसके लिए क्या उपाय करें? वेरी गुड। सूखी खांसी बीच देखिए, बीच में लगातार आती है। जी सर, ओके, प्रणाम सर। अब देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपका अच्छा प्रश्न है और इस चीज को हमने छोड़ दिया है। ड्राई कफ एंड वेट कफ दो तरह के कफ होते हैं, और ड्राई कफ ज्यादा परेशान करने वाला होता है वेट कफ की अपेक्षा। ड्राई कफ कब आता है? जब अस्थमा ठीक करने में अपने आप को खराब कर लेते हैं। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है अस्थमा की, ज्यादातर बलगम सुखाने वाली है, स्टेरॉइड्स हैं, और जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उसमें बलगम सूख करके आपकी स्किन के साथ चिपक जाता है थिन लेयर में, और स्किन की नेचुरल मूवमेंट होने पर इरिटेशन क्रिएट करता है और खांसी आती है। तो जब भी ड्राई अस्थमा हो तो किसी भी सूखी जमी हुई चीज को हम कैसे हटाते हैं? व्यवहारिक जीवन में देखिए, सरफेस पे अगर कोई सूखी चीज जमी है तो उसको हम हटाने के लिए स्टीम का उपयोग करते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है। यहाँ पर आपको स्टीम इनहेलेशन थोड़ा लंबा, साथ में लौंग, लौंग 4-6 लौंग डाल करके स्टीम इनहेल करेंगे तो लौंग कफ निष्कारक होने के साथ ही साथ उसका जो इसेंशियल ऑयल है उस जगह पर उस सरफेस को थोड़ा वेट करेगा, इरिटेशन लेवल घटेगा, और आप देखेंगे कि उसको आराम मिलेगा। ठीक है। अगर आप औषधि के रूप में देखना चाहते हैं तो आधी चम्मच अदरक का, ऐसे ड्राई कफ के लिए आधी चम्मच अदरक का रस, आधी चम्मच शहद, अदरक का रस गरम करके, शहद शहद नहीं गरम करेंगे, अदरक का रस गरम करेंगे और आधी चम्मच शहद के साथ उसको पेस्ट बना लेंगे और रोगी को दिन में 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार चटाएंगे। आप देखेंगे ड्राई कफ निकल जाएगा, धीरे धीरे खांसी की तीव्रता कम होती चली जाएगी। जी सर। Any other question? एक्सक्यूज मी सर। नमस्ते सर, मुझे पूछना है। मेरा क्वेश्चन है। निवेदन है, पहले आप हैंड रेस करिए, इसके उपरांत ही हम क्वेश्चन लेंगे। बिना हैंड रेस के हैंड रेस करेंगे और हमारे आदरणीय प्रमोद जी आपका नाम कॉल करेंगे, तभी आप एक साथ इतने ढेर सारे अनुरोध मत करिए। जी पहले हैंड रेस जिन्होंने किया, प्रमोद। डॉक्टर शामली भारती जी हमारे बीच में है, डॉक्टर शामली भारती जी को बुलाएं। यस, नमस्ते सर। सर मेरा कि जो हम रिटेंशन करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम में, उसमें क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है अस्थमा के पेशेंट में, वो किस तरीके से कार्य करेगा? बेटा, अस्थमा के पेशेंट में नाड़ी शोधन एज सच उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। पहले आपने जितना काम किया है वो भी काम करेगा। रिटेंशन की एबिलिटी अस्थमा के रोगी की बहुत कम होती है, तो नाड़ी शोधन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। 1:1:1 के रेशियो में करें, 1:2:1 के रेशियो में करें, फाइनली 1:4:1 के रेशियो में करें। तो अस्थमा के रोगी से 1:4:1 का रेशियो तो उम्मीद करिए नहीं। 1:1:1 या 1:2:1 इससे ज्यादा उम्मीद करना उचित नहीं है। जब वो रिटेन करता है तो रिटेन करने से जो लंग की इलास्टिसिटी है वो इम्पेयर्ड है ना, ड्यू टू स्पाज्म। तो जब कोई चीज आप खींच करके कुछ देर रोकते हो ना, तो उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी रिकॉइलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, नेचुरल है। जब किसी चीज को मजबूत करना पड़ता है, दोबारा खींच के छोड़ते हैं, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। अगर आप कुछ दिन उपयोग नहीं तो ड्राई हो जाता है, वो टूटने लगता है। तो ऐसे मसल्स हैं, इनएक्टिव होने पर धीरे धीरे उनके फाइबर स्प्लिट होकर के चिपक जाते हैं, मसल ग्रेड डाउन होता है। लेकिन अगर रिटेन करेंगे, होल्ड करेंगे, तो इट्स वर्क्स लाइक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, सॉरी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, और मसल टोन बढ़ेगी। जब मसल टोन बढ़ेगी तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा। नेक्स्ट प्रीति गुप्ता जी। प्रीति गुप्ता जी, आप अपना प्रश्न लें। जयन सर, मैं प्रीति गुप्ता उन्नाव से। सर मैं ये जानना चाह रही थी, मैं थोड़ा बाहर हूँ, क्या मुझे बहुत ही अच्छा सर ने बताया, और ये तो घरेलू उपचार बहुत ही अति मतलब कि उसमें है, तो जैसे स्टीम अगर ना लेकर के क्या सेकंड कोई ऑप्शन हो सकता है सर?
स्टीम से अच्छा ऑप्शन क्या होगा जिसमें आपको कुछ नहीं खर्च करना भाई। कटोरी में पानी रखिए, इंडक्शन कुकर पे, यस यस इंडक्शन कुकवेयर पे, और स्टीम बन जाएगी। स्टीम का कोई जी विकल्प नहीं, ये प्राकृतिक चीजों का, पानी का कोई विकल्प नहीं हो सकता ना बेटा। यस यस स्टीम आपके लिए जी सर अमृत है, श्वास और श्वास के रोगों के लिए। हाँ, अगर जी आप जी घर जी से जी बाहर बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल समय रहते हो तो घर में लौट के कभी ना सुबह शाम तो बस आते बस ही हो यही ना। मैं जानना चाह रही थी जैसे कि मैं बाहर हूँ बाहर में अगर दूसरा कोई सेकंड ऑप्शन इसमें होता वहां पे तो बाहर तो उपलब्ध तो हो नहीं सकता स्टीम वगैरह लेना और अचानक इस समय कोविड का दौरान भी है और बाहर भी रहना और कभी कभी डस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है या पानी का भी बदलाव होता है तब भी हमारे कुछ खसरा टाइप का हो जाता है और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें क्या करना चाहिए सर देखिए बेटा, स्थान परिवर्तन के कारण, पानी बदलने के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण अगर कोई चीज एग्रीवेट होती है और आपकी टेंडेंसी है तो ये बता रही आपकी इम्यून रेजिस्टेंस आपका वीक है। इन बदली हुई परिस्थितियों का मुकाबला सिर्फ एक चुटकी हल्दी से आप कर सकते हो। जब आपको लगे सीजन बदलने वाला है तो सीजन बदलने के 10 दिन पहले से ही गुनगुने 1 कप पानी के साथ आधी चम्मच हल्दी का सेवन कीजिए। स्थान बदल रहा है, आप हिल पे जा रहे हैं प्लेन से, तो वहां का परिवर्तन होगा एटमॉस्फेयर, उस परिवर्तन, या सी कोस्ट पे जा रहे हैं वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो इन परिवर्तनों को काउंटर करने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है हल्दी पाउडर। गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच से 1 चम्मच अपनी क्षमता अनुसार हल्दी पाउडर लेकर के आप इनका मुकाबला कर सकते हैं। रही बात, स्टीम का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन स्टीम की जगह पर कुछ नस्य पदार्थ हैं जिनको नाक से सूंघने पर वैसोडाइलिटेशन हो जाता है। उसमें सबसे बढ़िया एक पदार्थ है गुड़वच, जिसको आप वच वच करके एक मेडिसिन होती है, उसमें 2 क्वालिटी होती है, एक मीठी वच होती है, एक गुड़वच होती है। गुड़वच की पुटकी बनाइए, एक पोटली बनाइए, और पोटली को जब भी आपको यूज करना हो उसको ऐसे ऐसे रगड़िए और नाक पे रख के सूंघ लीजिए, ठीक है ना। तो ये गुड़वच आपको आराम दे सकती है। और ज्यादा इसका इफेक्टिव रिस्पांस आपको कब मिल सकता है, अगर इस गुड़वच को नस में लें, यानी गरम लाल कोयले पर डाल करके इसका धुआं सूंघें तो और अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। ये ना केवल अस्थमा के लिए बल्कि साइनोसाइटिस, अस्थमा और नेजल अन्य जिसमें पुट्रिफिकेशन होता है, सड़न होती है नेजल पॉलिप वगैरह में, उनमें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिस्पांस इसका मिलता है। नेक्स्ट है क्रांति दामोदरा जी। जी प्रणाम सर। सर एक्चुअली मेरा डाउट है कि कार्डियोमेगालिया, आपने अस्थमा, कार्डियोमेगालिया अस्थमा के बारे में आपने कहा था। एक्चुअली इवन माय मदर इज सफरिंग विद दैट। वो हाउ टू कंट्रोल दैट सर, मतलब इसमें क्या क्या कर सकते हैं? वो कार्डियोमेगालिया इस मतलब वो ज्यादा इट्स गंभीर समस्या है या उसको क्योर कर सकते हैं? कैसे करना चाहिए? मतलब शी इज सफरिंग ए लॉट फ्रॉम कॉफ, कॉफ उसका कम ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली स्कैन कॉमन है, सब कॉमन है, ओनली द थिंग इज दैट ओनली शी इज हैविंग दैट कार्डियोमेगालिया। तो उसको क्या करना चाहिए एक्चुअली? बेटा एज क्या है उनकी? 70 सर। 70। वेट क्या है? 60 सर। 60। तो उनको जो तरीके मैंने बताए हैं, अर्जुन की छाल जी का प्रयोग बताया है, और उनको विपरीत करने की कुछ अभ्यास करने के लिए बताया है। जो कॉमन एक्सरसाइज कर सकती हैं वो करें, उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। यहाँ पर अगर वो इस एज के कारण अभ्यास करने में नहीं कर, असमर्थ है जी तो नहीं उन कर सकते। सिचुएशन में जो मेडिसिनल अप्रोच है वो तो उसको केवल कंटेन रखेगी, प्रॉब्लम बढ़ने नहीं देगी, लेकिन खत्म नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हो वहां कोई एक्यूप्रेशर वाला है तो उससे ओके सिर्फ 6 मैग्नेट लगा करके कार्डियोमेगाली दूर हो सकती है। हार्ट ओके की फिंगर पर जाकर के 5-6 LHM में 0 टोन 9 सीडेट, 3-6 टोन 4-5 सीडेट, 6 मैग्नेट लगेंगे। इन 6 जी। मैग्नेट को लगाने से कार्डियोमेगाली 2-3 महीने में पूर्णतया खत्म हो जाएगी। ओ थैंक यू तो सर। जो आपके लिए फिजिबल हो उस अरेंजमेंट को कीजिए। आप कहाँ जी रहते हो, अगर कोई ना मिले तो हमें बताइएगा, मैं देखता हूँ वहाँ कौन। जी सर, हम लोग हैदराबाद में रहते हैं। मैं नियरर सेंटर में जाके मैं पूछ के वो ट्रीटमेंट करवाऊंगी सर। इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट डेफिनेटली आई विल जस्ट कांटेक्ट यू सर। हम ओके, लोग हाँ तेलंगाना से है, तेलंगाना हैदराबाद में रहते हैं।
ओके, तो आप देखिएगा आपके आसपास एक्यूप्रेशर वाला अगर कोई है तो उसका उपयोग कीजिए, नहीं है तो Yes, हमें sir. बताइए, मैं देखता हूँ मेरी टीम का कौन सा बंदा हैदराबाद में आपके नियर बाई कौन सा बंदा है, तो हम Okay. आपको बताएंगे, उससे अप्रोच कीजिएगा। Okay, thank you, sir. शुक्रिया, स्वागत thank you, है आपको। thank you. सर एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपना नंबर जो है वो चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि बहुत सारे जो हमारे आज के दर्शक हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे या आपके सेंटर विजिट करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा सुविधा होगी। मैं अगले आपसे क्रम ही, में क्योंकि मैं कंप्यूटर में पूर्णतः इलिटरेट हूँ, तो मैं आप ही अच्छा, लोगों से कहूंगा, मैं विपिन नंबर जी दे से दूंगा कहूंगा सर, मेरा मैं नंबर नंबर दे दें। जिसको भी हाँ, नंबर चाहिए मैं मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं सभी के चैट पे डाल के डिस्प्ले कर दीजिए, तो जिसको नोट करना होगा नोट कर जी जी लेगा। जी 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 मुझे तो चैट अगले ऑपरेट क्रम करना ही में नहीं आता, तो मैं क्या करूँ। जी जी अगले क्रम में डिम्पल यादव जी हैं, इनके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे। डिम्पल यादव जी। सर नमस्कार सबको। सर जो आपने एक क्वेश्चन बताया, ये बताया है कि एक ड्राई कफ होता है और एक वेट कफ होता है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कफ मानो किसी का अस्थमा नहीं है लेकिन उसके बाद भी उसको ड्राई, जिसे हम धांस बोलते हैं या सूखी खांसी जिसको बोलते हैं ड्राई कफ, वो आती है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं आप? बेटा, जो बताया उस पे भी काम करेगा। मैं लौंग के पानी का स्टीम इनहेलेशन बताया, अगर इससे भी ना ठीक हो तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ। थोड़ा आगे कैसे बढ़ना है, आपको काली मिर्च लेना है, काली मिर्च को घी में जला लेना है, यानी घी में भून लेना है, और जी जी 1 चम्मच काली मिर्च ली तो 1 चम्मच ढेला मिश्री, ये तागे वाली मिश्री होती ना, ढेला जी मिश्री जी लीजिए, उसको भी पाउडर बना लीजिए, और गरम घी, ढेला मिश्री और काली मिर्च, इन तीनों को मिला करके ऐसे मिलाइए कि तीनों गोली बनने लायक हो जाए, ठीक है ना। और इनकी गोली बना करके चने के बराबर गोलियां बना के रख लीजिए। जब उसको धांस चढ़े 1 गोली चुसा दीजिए, दिन में 2-3 बार चूसेगा और ईश्वर जाएगा 1 हफ्ते में उसकी खांसी और धांस खत्म हो जाएगी। लेकिन स्टीम जरूर लीजिएगा, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। जी वो थैंक शायद यू सर, म्यूट हो गए थैंक हैं यू सर। सो मच। चेतना कुमारी जी। श्रीनिवास जी हमारे बीच में यदि हैं तो वैसे आप ज्यादा कर अच्छा सकते लगता हैं। अगर लोग इस बीमारी की मैकेनिज्म और इन आसनों की उपयोगिता के बारे में बात करते। बीमारी पूछना, कंसल्टेशन लेना, ये तो पर्सनल भी कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का फायदा लोग ज्यादा तब मिलता जब ये कैसे काम करता है इस पे चर्चा होती। चलिए आइए, आपका प्रश्न का स्वागत है, बताएं। चेतना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप पता नहीं आपने ईयरफोन ठीक नहीं लगाया है, नहीं आ रही है, ईयरफोन हटाइए। अब बोलिए। तो हाँ हाँ आई अब आई है, जी जी बोलिए। हाँ जी गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने जितने भी जो भी प्रकार बताए उनको हम कैसे पहचानेंगे? सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। अस्थमा के जो प्रकार बताए हैं उसके लिए आपको फिर से इसी वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। सर ने शुरुआत में ही अस्थमा के प्रकार बता दिए थे, तो उसकी क्या लक्षण है, जैसे सर ने बताया कि हमें हार्ट की जो पॉइंट है वहाँ पे जो चुंबकीय चिकित्सा करनी है। जैसे सर हमारे पास चुंबक चिकित्सा है और हमारे पास आसपास में किसी को अस्थमा हो तो उनको हम, वो चुंबक की बड़ी साइज है मेरे पास, तो उससे कैसे किया जा सकता है? क्या प्रश्न, जरा प्रश्न बताइएगा हमें। इन्होंने बताया कि इनके चुंबक की जो साइज है वो बड़ी साइज की है, उसको किस प्रकार हम चुंबक चिकित्सा कर सकते हैं? नहीं भाई, जहां काम आवे सुई का करे तलवार, वहां पर बड़े चुंबक का उपयोग मैंने नहीं बताया। छोटे छोटे चुंबक, अरहर की दाल के बराबर छोटे छोटे चुंबक होते हैं, इनका उपयोग। अरहर की दाल के बराबर छोटे छोटे चुंबक होते हैं, मैंने इसका उपयोग बताया है कार्डियोमाइगेली के लिए। वो जो बड़े चुंबक हैं वो बॉडी की मैग्नेटिज्म को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी लोकल ऑर्गन के इंटरनल लेवल पर जाकर के सर्जिकल इनपुट उनसे नहीं मिल सकता, जनरल बैलेंस उनसे मिलती है। तो जो बड़े मैग्नेट हैं उनका उपचार मैं इस केस में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा अनुभव उस पे नहीं है। जिस पे मेरा अनुभव था वो मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है ना। तो आप चुंबक छोड़िए,
आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दीजिए, विपरीत करड़ी के अभ्यास करवाइए और रोगी को थोड़ा सा स्टेन दीजिए, पीठ पर कम से कम आधे घंटे की धूप दीजिए, पीठ पर आधे घंटे की धूप दीजिए। वो गर्मियों के टाइम में वो टाइम क्या होगा आपका, सुबह 8 बजे के आसपास का समय, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बड़ा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इससे भी आपको। चुंबक जरूरी नहीं है, हर जगह जो चीज उपलब्ध नहीं उसकी चर्चा ही मत कीजिए, जो है उसका उपयोग कीजिए। आदरणीय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने देखा है अक्सर कुछ लोग रुमाल में जो कपूर होता है उसको सूंघते हैं, क्या वो इफेक्टिव होता है अस्थमा में? देखिए इफेक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने देखा कोई भी सुगंध जाती है तो आप मानसिक तौर पर और कोशिश करते हैं, ये साइकोलॉजिकल हमारा पैटर्न बना हुआ है। अच्छी गंध होती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा भर लेना चाहते हैं, तो ये जो ज्यादा से ज्यादा भर लिया आपने, वो जाकर के उस बार तो उसने आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी। 4-6 बार कर लेंगे तो जो सफोकेटेड था, 20% की डेफिसिट चल रही थी, वो डेफिसिट आपकी पूरी हो गई। तो इस तरह से उसका जो प्लीजरेबल सेंसेशन है वो लंबी गहरी सांस लेने के लिए विवश करता है, ये उसका कारण है। और कपूर ही नहीं, कोई भी अच्छी स्मेल जो आपको अट्रैक्ट करती हो, आपको प्रिय लगती हो, वो यही इफेक्ट देगी। एक चीज मैं बताना भूल गया, सफोकेशन के दौरान जब इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है, उस समय कहाँ पे स्टीम लगाएंगे, कहाँ रोगी को क्या करेंगे, उस दौरान भी कुछ ना कुछ आपको करना आना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका देखिएगा, सब सारे दर्शक वीडियो पे ध्यान देंगे। अपने हाथ को कान से लगा के ऐसे सीधा करें, सिर सीधा, हाथ लगा के कान से सीधा। इसके बाद बिना झुकाए सिर को इस तरह से रोटेट करके जहां पर नाक लग रही है वहां पर निशान लगा लें, ठीक। और निशान लगाने के बाद अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और इस जो उंगली जहां पर है इसको अंगूठे के सीध में ले आएंगे, बिल्कुल अंगूठे के सीध में आ जाए तो इस जगह को दबाएंगे। ये LU4 नंबर पॉइंट है, लंग का पॉइंट है। इसको प्रेस करते ही 20% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपके बॉडी चली जाती है। तो ये अपने हाथ से करके इमीडिएट दोनों तो हाथ में कर दीजिए, तो रोगी का सफोकेशन का लेवल इमीडिएट घट जाएगा। अब आपको लगेगा कितनी देर दबा के बैठे रहें, तो आप बढ़िया भगवान के मंदिर से एक रुद्राक्ष का दाना उठाइए और वहां रख करके टेप से या कपड़े से बांध दीजिए, परमानेंट दवा है और वो क्राइसिस का आप मैनेज कर लेंगे। बहुत ही मजेदार टेक्निक है और इसी टेक्निक का फायदा वो गंडा ताबीज बेचने वाला बाबा उठाता है। ये पॉइंट दबता है, 20% ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। हाँ, मजा बाबा ले जाता है और काम पॉइंट करता है, ठीक है ना। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आदरणीय, एक छोटा सा मेरा प्रश्न और है, क्या शंख बजाने से इसमें कुछ हेल्प होगी अगर प्रतिदिन शंख बजाया जाए? एग्जैक्टली, शंख बजाने से अच्छी लंग की एक्सरसाइज तो कोई हो ही नहीं सकती। शंख में भी अलग अलग तरह के शंख, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। हर एक शंख का अपना एक किस तरह की मनोवृत्ति आपको विकसित करनी है, उस तरह के शंख का वादन है। आप अगर महाभारत सीरियल आपने देखा होगा, महाभारत पढ़ा होगा, तो उसमें हर एक जो योद्धा था, हर एक योद्धा का अपना विशिष्ट शंख था और उस शंख की वजह से उसमें वो विशिष्टता आई थी। तो खैर वो बड़ा विषय हो जाएगा। शंख बजाने से ओवरऑल, शंख बजाना, गुब्बारा फुलाना, च्युइंगम चबाना, ये तीनों क्रियाएं, च्युइंगम तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं, वो तो जबड़े की एक्सरसाइज करवाता है लेकिन सांस भी बढ़ाता है। लेकिन शंख बजाने से अच्छी एक्सरसाइज चेस्ट एक्सपेंशन की दूसरी नहीं हो सकती। इससे लंग वॉल्यूम, कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, जितने भी लंग के पैरामीटर हैं सब इंपावर होते हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा, ये चीज मैं भूल गया था बताना, आपने ये बात याद दिला करके लोगों को फायदा करवाया। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं आज के इस शानदार सेशन के लिए जिस प्रकार से आपने, जिस धारा प्रवाह के साथ आपने लिया, मेरे पास शब्द नहीं है और मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज मैं पूरी तरह से निशब्द हूं। मेरे पास कोई क्वेश्चन भी नहीं है पूछने के लिए, क्योंकि आपने इस ढंग से आज का सेशन कंडक्ट किया है कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि कोई सवाल आपसे पूछा जा सके। और मैं चाहता हूं कि ये सेशन, क्योंकि समय की मर्यादा है, हम आज तो इसको यहाँ समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम पुनः आपका समय चाहेंगे। हम जानते हैं आप बहुत ही व्यस्त आपका शेड्यूल रहता है, लेकिन क्योंकि देश भर से हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं
और मेरा ये प्रयास रहा है कि जितने भी बच्चे जो MSc योगा थेरेपी कर रहे हैं, MA योगा कर रहे हैं, PG वाले जो बच्चे हैं जो योग थेरेपी में आना चाहते हैं या चिकित्सा विज्ञान में जिनकी रुचि है, तो उनको इसका लाभ हो सके। देश भर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 100 के करीबन लोग हमारे जूम पे होते हैं, बाकी हमारे फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब लाइव पे होते हैं। तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है पूरे IYTA परिवार की तरफ से कि पुनः आप जरूर किसी नए विषय के साथ हमें दोबारा से अपना कीमती समय दें और आपका आशीर्वाद अवश्य में हम